ओके, अभी आपका आईबॉल का सबसे अंदर का कोट है। तो आप इसके पहले के लेक्चर अगर देखेंगे तो आपको पता चलता है कि जो आउटर फाइब्रस कोट नाम की लेयर मैंने पढ़ाई, जिसमें स्क्लेरा एंड कॉर्निया पढ़ाया, उसमें बोर्ड पे जो डायग्राम निकाली थी उनके सब लेबलिंग मैंने आपको ब्लैक कलर से पढ़ाए थे। फिर कल का लेक्चर हुआ मिडल वस्कुलर कोट और यूवियल ट्रैक्ट, जिसमें कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस आया था, जो कि ब्लड वेसल की लेयर है, इसलिए वो पूरा अपन रेड कलर से यूज किए थे। एक बोर्ड पे आईबॉल निकाला, उसके तीनों भी कोट के सब लेबलिंग मातिश नहीं, वैसा सोचो जाए तो। इसलिए पहले दिन का लेक्चर पहले दिन करने के बाद ही दूसरे दिन का लेक्चर समझता है। अब आपको इनर नर्वस कोट अगर पढ़ाना है तो इनर नर्वस कोट में रेटिना आता है, जिसका नाम नर्वस कोट है, मतलब नर्वस सिस्टम के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तुम्हारे आँखी ने जो भी देखा है, वो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स, वह आपके लाइट की इमेजेस लेके आपके ब्रेन को देता है। कल मैंने आपको आखिरी में थोड़ा सा विजुअल पाथवे का भी कोर्स पढ़ाया था कि रॉड्स एंड कोन सेल से रेटिना की जो नर्व फाइबर्स लेयर रहती, वहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व निकलती। ऑप्टिक नर्व की पूरी लेंथ 4 सेंटीमीटर रहती, मतलब 40 मिलीमीटर रहती, जिसमें ऑर्बिट के अंदर इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट रहता, फिर ऑप्टिक कैनल के अंदर इंट्रा कैनेलिकुलर पार्ट रहता और ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल पार्ट रहता। 25 mm, 5 mm एंड 10 mm ऐसे उसके 3 पार्ट है रिस्पेक्टिवली। और बाद में फिर ऑप्टिक काइज्मा में जाता। ऑप्टिक काइज्मा से लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से लेके सुपेरियर कॉलिक्युला ऑफ मिड ब्रेन में जाता, और वहाँ से फिर आपका ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम में जाता। जब हम आपको ब्रेन पढ़ाएंगे तब हम आपको आँखी से देखने के लिए, देखने के बाद जो सेंटर्स है ब्रेन का जहाँ पे इमेजेस लैप होती, ओवरलैप होती, वो सेंटर भी हम सेरेब्रम में आपको पढ़ाएंगे। एरिया 17 नाम का सेंटर्स होता है, जो एक्चुअल विजुअल एरिया होता है। मतलब तुम्हारे आँखी के सामने जो अभी है, जो आपको दिखता है, उसको एक्चुअल विजुअल एरिया बोलते हैं। मतलब तुम्हारी नज़र जहाँ पे गिरी, जो चीज़ आपको दिख रही है, वो एरिया 17 के वजह से दिखती है। और उसके ऊपर और उसके नीचे एक एरिया 18 और एक एरिया 19 रहता है, जिसका मतलब तुम्हारा एसोसिएशन विजुअल एरिया है। जो चीज़ें आपने पहले देख के रखी है, वो ब्रेन में जो सेव है, मेमोरी में जो सेव करके रखा है, उसको एसोसिएशन विजुअल एरिया बोलते हैं। ओके, तो अभी आपका टॉपिक है आईबॉल। इसमें इनर नर्वस कोट नाम का टॉपिक है। इनर नर्वस कोट, और इनर नर्वस कोट में एक ही चीज़ आती है, दैट इज रेटिना। तो पहले रेटिना को समझ लो आप। रेटिना में पहला सेंटेंस आएगा, इट इज द इनरमोस्ट एंड नर्वस कोट ऑफ आईबॉल, इट इज वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन। बहुत नाजुक रहता रेटिना। इट इज द इनरमोस्ट and nervous coat of eyeball, it is the delicate membrane which is present inside the choroid. choroid को रेटिना पूरा चिपका हुआ रहता, कंप्लीट। दूसरी बात ऐसी रहती कि रेटिना के एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे एक ऑप्टिक डिस्क नाम का डिप्रेशन रहता। ऑप्टिक डिस्क मतलब एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपकी रेटिना में एक ऐसी डिस्क है कि जो डिस्क में रॉड्स एंड कोन सेल्स रखे हुए हैं। अब ऐसा सोचो कि समझो ये रेटिना है, ये रेटिना के अंदर यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क बनाई, यहाँ पे ये ऑप्टिक डिस्क निकाली मैंने यहाँ पे। ये थोड़ा यही व्यू मैंने बड़ा करके बताया। ये जो ऑप्टिक डिस्क होती है, ये ऑप्टिक डिस्क में सेंटर में एक डिप्रेशन होता है। इसके सेंटर में एक डिप्रेशन होता है।
वो जो डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया। और मैक्यूला ल्यूटिया में और सेंट्रली एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। ये 3 वर्ड पहले आप ध्यान रख लो। मतलब यहां पे जो आपकी लेंस है, जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी, कल कुछ बातें बताई थी मैंने, लेंस को आईबॉल में रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, उसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए एक फाइबर ऑफ जोन्यूल्स मैंने बताए थे, जो आपके सिलियरी बॉडी के आइरिडियल सरफेस से निकलते हैं, जिसमें 70 सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो एक्वियस ह्यूमर सीक्रेट होता है। और लेंस के सामने आए पोस्टीरियर चेंबर और एंटीरियर चेंबर हमने बताया था, जिसको कम्युनिकेशन करने के लिए प्यूपिल नाम की गैप होती है। प्यूपिल 2 आइरिस के बीच में की गैप होती है। लेकिन लेंस के सामने का जितना भी आईबॉल है उसको एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं, और लेंस के पीछे का जितना भी पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं। तो लेंस के एग्जैक्ट अगेंस्ट एंड में, एग्जैक्ट अगेंस्ट में जो होता है सेंट्रल में, उसको ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। और ऑप्टिक डिस्क में फिर एक डिप्रेशन होता है जिसको नाम है मैक्यूला ल्यूटिया, और मैक्यूला ल्यूटिया में अंदर और छोटा सा डिप्रेशन होता है जिसको फोविया सेंट्रालिस बोलते हैं। अब फोविया सेंट्रालिस नाम का जो पार्ट है, ये फोविया सेंट्रालिस के सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे आपको कोन सेल्स दिखेंगे, कोन सेल्स। और ये जो कोन सेल्स है, जो फोटो रिसेप्टर है, ये तुम्हारे ब्राइट लाइट के लिए हेल्प करते हैं। यानी ब्राइट लाइट की जितनी भी रेज गिरेगी वो कोन सेल पे गिरेगी। फिर जो समझो, ऐसा सोचो, हम आपको हाथ पे निकाल के बताते कि समझो, ऐसा सोचो कि ये रेटिना की यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है, ऐसी ऑप्टिक डिस्क के अंदर मैक्यूला ल्यूटिया है और उसके सेंटर में फोविया सेंट्रालिस है। ऐसी एक डिस्क है। वो फोविया सेंट्रालिस के एग्जैक्ट सेंटर से पेरीफेरी होते हुए आपके कोन सेल्स आते हैं, जो आपको दिन में दिखने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब ब्राइट लाइट में हेल्प करते हैं। और उसका जो पेरीफेरल पार्ट होता है, वो पेरीफेरल पार्ट में आपको रॉड सेल्स दिखते हैं। ये रॉड सेल्स आपके डीम लाइट, इसलिए हम ब्लैक कलर में बता रहे हैं, दैट इज रॉड सेल्स जो होते हैं, ये आपको डीम लाइट में देखने के लिए हेल्प करते हैं। इसलिए इनको एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता। कोन सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए इनका नंबर्स भी ज़्यादा रहता, ये 10,000 रहते, ये सिर्फ 5,000 रहते। इसका मतलब दिन में जैसा आपको दिख सकता वैसा रात में दिख ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पूरे रूम में की लाइट एकदम बंद हो गए, लाइट इलेक्ट्रिसिटी चले गई, एकदम लाइट पूरा गायब हो गया, तो आपको पहले 2-3 सेकंड 4 सेकंड तक के कुछ चीज़ नहीं दिखता। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा आपको दिखना शुरू होता। मतलब जो आपके रॉड सेल्स होते हैं जो डीम लाइट में हेल्प करते हैं, उनको अकोमोडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। कि आजू बाजू में डीम लाइट है, उसको तुम्हारा आई बॉल एडजस्ट होने की जो मैकेनिज्म होती है उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। तो ये पहले 3 वर्ड आप ध्यान रख लेना कि सबसे पहले अगेंस्ट द लेंस देयर इज ऑप्टिक डिस्क इज प्रेजेंट, ऑन द ऑप्टिक डिस्क देयर इज a macula lutea is present, and on the central of macula lutea there is again small depression is present called as fovea centralis. फोविया सेंट्रालिस के सेंटर्स में कोन सेल्स बैठे हैं जो ब्राइट लाइट में हेल्प करते हैं, जो पर्पल पिगमेंटेशन से बने होते हैं, और उसके ऊपर रॉड सेल्स होते हैं पेरिफेरली। जो रॉड सेल्स होते हैं वो आपको डीम लाइट में हेल्प करते हैं, जो आपका नंबर्स उसमें कम रहता है ह्यूमन बीइंग पे। लोअर एनिमल्स में रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स का नंबर सरी का होता है, इसलिए बात ऐसी होती है कि लोअर एनिमल को दिन में जैसा दिखता वैसा ही रात में दिखता है। देखो आप लोअर एनिमल्स में आप डॉग को देखो, दिन में जितने जोर से दौड़ते हैं वैसा रात में भी दौड़ते हैं। कोई भी अंदर कहीं पे भी घुसने का है, कोई झाड़ों का बुश है उसमें भी अंदर घुसना है,
तो डॉग दिन के जैसा ही रात में घुसता है। सिर्फ उनका कलर विजन है कि नहीं ये अपने को पता नहीं, लेकिन ह्यूमन बीइंग में रात का डीम लाइट के कोन्स कम हैं, जिस वजह से आपकी रात की क्लियरिटी अच्छी नहीं होती। 4 व्हीलर में भी आप अगर गाड़ी भी चलाते हो रात में, तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी रात में कम रहती है वाला, क्योंकि आपको लगता है गाड़ी में बैठने के बाद कि आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन दिन के जैसी रात में स्पीड नहीं होती। इसका मतलब आप पेरीफेरल जो भी परसेप्शन होता है आईबॉल से, वो इतना शार्प नहीं कर सकते। ओके, अब दूसरी बात ऐसी है कि ये जो मैक्यूला ल्यूटिया बताया मैंने, ये जो आईबॉल इस पे बताया मैंने, ऑप्टिक डिस्क, फिर मैक्यूला ल्यूटिया, फिर फोविया सेंट्रालिस, ये मेरा राइट साइड का आईबॉल है। इसके 3 मिलीमीटर लैटरली तुम जाएंगे, दोनों भी आंखी के 3 मिलीमीटर लैटरली एक ऐसा एरिया होता है जहां पे कोई भी रॉड्स एंड सेल्स नहीं होती, वहां पे कोई भी लाइट गिरा तो भी ऑप्टिक नर्व उसका परसेप्शन नहीं कर सकती। दैट इज 3 मिलीमीटर लैटरल टू मैक्यूला ल्यूटिया, 3 millimeter lateral to macula lutea. There is absent of rods and cone cells. There is absent of rods and cone cells. और यही टॉपिक होता है जिसको आप फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। That is 3 millimeter lateral to macula lutea. There is absent of rods and cone cells called as physiological blind spot. ओके, समझा? अब इधर देखो फिर से एक बात। अब रेटिना के 3 पार्ट होते हैं। ये जो ऑप्टिक डिस्क है, वहां से आपका जो वेवी मार्जिन दिख रहा है, कल हमने कोरॉइड पे भी वेवी मार्जिन का लेबलिंग बताया था, उसका नाम है ओरा सीरेटा। रेटिना में भी ओरा सीरेटा रहता है। तो ये जो ऑप्टिक डिस्क है, ये ऑप्टिक डिस्क से सिलियरी बॉडी तक के जो भी रेटिना दिखता है आपको, ये पूरा नर्वस पार्ट होता है। मतलब इमेजेस कलेक्ट करके ऑप्टिक नर्व को देने का काम इनका होता है, इसलिए इनको बोलता है ऑप्टिक पार्ट। ऑप्टिक पार्ट ऑफ रेटिना। उसके बाद में कुछ पार्ट सिलियरी बॉडी के पीछे जाके लेंस तक के भी आता है, इसलिए ऑप्टिक पार्ट, सिलियरी पार्ट, ऑप्टिक पार्ट, सिलियरी पार्ट एंड आइरिडियल पार्ट। उसमें के सिलियरी पार्ट एंड आइरिडियल पार्ट ये नॉन नर्वस टिश्यू रहता है, मतलब नर्वस सिस्टम का इसके साथ कनेक्शन नहीं रहता, नॉन नर्वस टिश्यू होता है। और ऑप्टिक पार्ट नर्वस पार्ट होता है। इसलिए रेटिना के बारे में पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपन। तो इसमें लेबलिंग कौन से आए? मैक्यूला ल्यूटिया, फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस में रॉड्स एंड कोन सेल्स बताए जो डीम लाइट और ब्राइट लाइट में हेल्प करते हैं। ब्राइट कोन सेल ब्राइट लाइट में, रॉड सेल डीम लाइट में हेल्प करते हैं। रेटिना के 3 पार्ट होते हैं, ऑप्टिक पार्ट, सिलियरी पार्ट एंड आइरिडियल पार्ट। ओके, फिर रेटिना में कॉमन जो बातें हैं, सुपेरियरली रेटिना आपका कोरॉइड के साथ डायरेक्ट अटैच होता है, और अंदर लेंस के पीछे, मतलब आईबॉल का जो पोस्टेरियर सेगमेंट होता है, ये पोस्टेरियर सेगमेंट में एक ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, उसका नाम होता है विट्रस बॉडी और विट्रस ह्यूमर। जैसा कोलगेट का पेस्ट होता है, वैसा ही एक पेस्ट होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। वो जो विट्रस ह्यूमर होता है, जो पोस्टेरियर सेगमेंट में लेंस के पीछे रखा है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि जो भी इमेजेस आएंगी लेंस पर से मैक्यूला ल्यूटिया पे जाने के लिए वो ट्रांसपेरेंट रखा है। लेकिन वो जो मैक्यूला ल्यूटिया नाम का लेयर होती है आपकी, उसका पेरीफेरल कंडेंसेशन होता है। पेरीफेरल कंडेंसेशन होके, मतलब वो पेरीफेरल पार्ट उसका गाढ़ा होता है, और वो गाढ़ा होने से एक मेम्ब्रेन बनती है। ये मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइलॉइड मेम्ब्रेन। पेरीफेरल कंडेंसेशन ऑफ विट्रस ह्यूमर इज कॉल्ड एज हाइलॉइड मेम्ब्रेन। अब तुमको ऊपर क्या है रेटिना के?
और नीचे क्या है, दोनों भी चीज समझी। रेटिना सुपेरियरली अटैच टू कोरॉइड, इंफेरियरली अटैच टू हाइलॉइड मेम्ब्रेन। ओके ओके, यस और नो? ओके, दैट इज पहला पॉइंट। अभी रेटिना इज द इनरमोस्ट, रेटिना इज द इनरमोस्ट एंड नर्वस कोट ऑफ आईबॉल। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, इट इज द डेलिकेट मेम्ब्रेन, इट इज डेलिकेट मेम्ब्रेन। तीसरा टॉपिक, against the lens there is a optic disc is present, optic disc is present. In the center of optic disc, in the center of optic disc, macula lutea and fovea centralis is present. 5 नंबर का टॉपिक, in the center of fovea centralis, in the center of fovea centralis, cone cells are present. For bright light. And periphery to cone cells, rod cells are present. For dim light. ओके, बाद में 6 नंबर का टॉपिक इसमें लिखना, सुपेरियरली रेटिना अटैच टू कोरॉइड एंड inferiorly it is attached to hyaloid membrane. ओके, बाद में रेटिना कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. एक ऑप्टिक पार्ट, नर्वस पार्ट है. ऑप्टिक पार्ट सिलियरी पार्ट जो सिलियरी बॉडी के पीछे होता है, एंड आइरिडियल पार्ट. ऑप्टिक पार्ट, सिलियरी पार्ट एंड आइरिडियल पार्ट, इसमें से ये नॉन नर्वस टिश्यू होते हैं. नॉन नर्वस टिश्यू होते हैं. इसका मतलब रेटिना को ऑप्टिक पार्ट, सिलियरी पार्ट एंड आइरिडियल पार्ट होते हैं. ये पहले सब पॉइंट लिखने के पहले एक बार ये लेबलिंग मेमोराइज कर लेना, और ये लेबलिंग जब आपके मेमोराइज हो जाएंगे उसके बाद में इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, रेटिना को 10 लेयर होते हैं. दैट इज 10 लेयर्स ऑफ रेटिना. ये हमने आपसे याद करा के लिए थे, अभी भी आपको याद करना है. एक बार अच्छी तरीके से देख लो. पहले आउटर पिगमेंटेड लेयर, बोलो. आउटर पिगमेंटेड लेयर. लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन.
Layer of rods and cones. Outer pigmented layer. Outer pigmented layer. Layer of rods and cone. Layer of rods and cones. External limiting membrane. External limiting membrane. External limiting membrane. External limiting membrane. Outer nuclear layer. Outer nuclear layer. Outer nuclear layer. Outer nuclear layer. Outer molecular layer. Outer molecular layer. Inner nuclear layer. Inner nuclear layer. Inner nuclear layer. Inner nuclear layer. Inner molecular layer. Inner molecular layer. Inner nuclear layer. Inner nuclear layer. Inner molecular layer. Inner molecular layer. Ganglionic layer. Ganglionic layer. Ganglionic layer. Ganglionic layer. Nerve fiber layer. Nerve fiber layer. Nerve fiber layer. Nerve fiber layer. Internal limiting membrane. Internal limiting membrane. Internal limiting membrane. Internal limiting membrane. Outer pigmented layer. Outer pigmented layer. Layer of rods and cone. Layer of rods and cones. External limiting membrane. External limiting membrane. Outer nuclear layer. Outer nuclear layer. Outer molecular layer. Outer molecular layer. Inner nuclear layer. Inner nuclear layer. Inner molecular layer. Inner molecular layer. Ganglionic layer. Ganglionic layer. Nerve fiber layer. Nerve fiber layer. Internal limiting membrane. Internal limiting membrane. बोलो. Outer pigmented layer. Layer of rods and cones. External limiting membrane. Outer nuclear layer. Outer molecular layer. Inner molecular layer. Inner molecular layer. Ganglionic layer. Nerve fiber layer. Internal limiting membrane. Outer pigmented layer. Layer of rods and cones. External limiting membrane. Outer nuclear layer. Outer molecular layer. Inner nuclear layer. Inner molecular layer. Ganglionic layer. Nerve fiber layer. Internal limiting membrane. ओके समझा? यस. इसमें हो सके तो एक पॉइंट और ऐड करना. 3 millimeter lateral to macula lutea there is absent of rods and cone cells called as physiological blind spot. ये मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. 3 millimeter lateral to macula lutea there is absent of rods and cone cells called as physiological blind spot. ये चीज अच्छे से ध्यान रखना. ओके. अब आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लेंस. इसमें हम 2-3 सेंटेंस ही है, ये अच्छे से गौर करो. लेंस एक बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब उसके दोनों भी सरफेस कॉन्वेक्स होते हैं. जैसा आरबीसी बायकॉन्केव रहती है, दोनों भी तरफ से उसके दोनों भी सरफेस कॉन्केव होते हैं. लेंस के दोनों भी सरफेस कॉन्वेक्स होते हैं. लेंस एक बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है. जो तुम्हारे आँखी ने जो भी इमेज देखी है, जो प्यूपिल ने अंदर भेजी है, वो लेंस पे गिरने के बाद लेंस उसको एक सेंट्रल एंगल देता है और वो सेंट्रलाइज एंगल बराबर आपके रॉड्स एंड कोन सेल से पे गिरते हैं और रॉड्स एंड कोन सेल से आपकी ऑप्टिक नर्व लेती है. ऑप्टिक नर्व जाने के बाद आगे विजुअल पाथवे में ब्रेन तक के लेके जाती है. मतलब लेंस एक बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है. लेंस का डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है. पूरी आँखी जो रहती है आपकी, वो आँखी 1 इंच की रहती, मतलब 2.5 सेंटीमीटर की रहती. लेंस उसमें 1 सेंटीमीटर रहता. आपके आँखी का फंक्शनल पार्ट ही लेंस है. ये समझ लो, तुम्हारे आँखी में लेंस है इसलिए वो इमेज कलेक्ट कर सकती. तुम्हारे मोबाइल में कैमरा है, उसमें भी लेंस रहती. मतलब ये जो आदमियों ने जो भी डिस्कवरीज की भी है, ये सब ह्यूमन बॉडी पर से डिस्कवरी की है कि कैमरा में भी लेंस रहता. अपन बोलते कैमरा की लेंस कितनी मेगापिक्सल की है, वैसा तुम्हारे आँखी का जो लेंस है वही आँखी है. जैसा टीवी बोले तो एक खोखा है, लेकिन उसमें पिक्चर ट्यूब जब तक के है तब तक के टीवी है. टीवी की पिक्चर ट्यूब गई तो काम से गया. मतलब पिक्चर ट्यूब टीवी का फंक्शनल यूनिट है. आपकी फ्रिज, उसके नीचे एक थर्मोस्टैट होता है. वो थर्मोस्टैट ही आपके फ्रिज का कूलिंग रखता है. थर्मोस्टैट गया तो फ्रिज एक कपबोर्ड हो जाएगी.
मतलब थर्मोस्टेट फ्रिज का फंक्शनल यूनिट होता है, गाड़ी का फंक्शनल यूनिट एक इंजन होता है, वैसा तुम्हारे आँखी का फंक्शनल यूनिट लेंस होता है। लेंस है तो ही आप आँखी से, जितनी शार्प जितनी क्लियर लेंस होंगी उतने आपकी इमेजेस क्लियर रहते, उतना आपका ब्रेन पे परसेप्शन क्लियर रहता। ये बात पहले आप मेडिकल बच्चों के हिसाब से पहले समझ लो। आप आँखी में अगर कोई बच्चे को बचपने से प्रॉब्लम है तो उसकी मेमोरी में भी प्रॉब्लम रहता है। इसलिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट लोग जो रहते वो बोलते बच्चा जब 1 साल का होता है और बच्चा जब 4 साल का होता है तो उसके बचपने में ही एक बार आँखी चेक करके लेना चाहिए, क्योंकि आँखी में अगर प्रॉब्लम है तो उसके मेमोरी में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका ब्रेन कुछ देखता नहीं, जो आँखी ने देखा वो ब्रेन सेव करता है। फिर आँखी में प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को अगर गलत दिखा है तो वो गलत ही परसेप्शन करेगा। और आप आपके हिसाब से भी देखो, एक आधी डायग्राम अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से आपके नोट्स में निकाली हुई है, एकदम शार्प निकाली हुई है, अच्छे लेबलिंग किए हुए है, दूर दूर ब्राइट पेज पे एकदम ब्लैक कलर से डायग्राम निकाली है, वो शांति से एक बार सिर्फ देख लो, वैसी की वैसी ब्रेन में आपके परसेप्शन हो जाता है। और अगर कोई गंदे पेज पे निकाली हुई है, बारीक लेबलिंग की हुई है, इधर उधर निकाली हुई है, तो वो एग्ज़ाम के टाइम निकालते समय आपको याद भी नहीं आएगी, क्योंकि उसका परसेप्शन ही प्रॉपर नहीं हुआ है। मतलब ब्रेन कभी कुछ देखता नहीं, ब्रेन कभी कुछ भी सुनता नहीं। जो आप देखते हो वो आँखी से देखते हो, इसलिए आपका आईबॉल कितना प्रोमिनेंट है, उसकी लेंस कितनी प्रोमिनेंट है। देखो कभी कभी अपन घर में फर्नीचर करते तो उसमें कांच लगाते, ग्लास यूज करते। ग्लास जब नया लाते तो एकदम ब्राइट दिखता है, ऐसा लगता ही नहीं कि बीच में ग्लास है। लेकिन 10-15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो ग्लास एकदम टर्बिड हो जाता, मतलब वो ग्लास की जो क्लियरिटी रहती वो लॉस हो जाती। फूटा नहीं ग्लास, लेकिन उसकी क्लियरिटी चले गई, उसके पिक्सल फट गए, मतलब उसमें ऑपेसिटी डेवलप हो गई। वैसे ही उम्र के हिसाब से अपने लेंस में भी ऑपेसिटी डेवलप हो जाती, इसलिए लोगों को फिर अंधुक अंधुक दिखना शुरू हो जाता। फिर डॉक्टर बोलते कि तुम्हारे लेंस में ऑपेसिटी है, मतलब आपको कैटरेक्ट है। फिर डॉक्टर वो लेंस निकाल डालते और नई लेंस डाल देते। जो आदमी को लेंस का ऑपरेशन करके, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके नई लेंस डाली है, उसको एकदम घर पे आने के बाद ऐसा लगता कि मेरे घर को पूरा कलरिंग फिर से किया है क्या, सब नया नया दिखता, छोटे बच्चे के जैसा शार्प दिखता। क्योंकि उसको आदत रहती, जो आँखी से देखने की आदत रहती, वो आँखी की लेंस उसकी ऑपेसिटी में गई हुई रहती। ऑपेसिटी मतलब व्हाट इज मीन बाय ऑपेसिटी, मतलब आपके लेंस की जो शार्पनेस है, जो क्लियरिटी है, जो पिक्सल शार्प है, वो फट जाते उम्र के हिसाब से। इस वजह से 65 साल के बाद, 70 साल के बाद जो भी लोगों को आँखी के लेंस में ऑपेसिटी आती है उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। ओके, अभी इसके बाद आपका ब्लड सप्लाई ऑफ आईबॉल है, जो चौरसिया में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अटेंड करना है। अच्छी तरीके से एक बार देख लो। एक नई चीज हम आपको बताने वाले हैं, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना is good example of end artery. What is mean by end artery? ये आर्टरी बॉडियों में बहुत कम होती है, लेकिन एंड आर्टरी का पहले कंसेप्ट समझ लो। समझो एक मेन ये आर्टरी आई, ये आर्टरी ने ये 2 ब्रांच दे दिए और ये 2 ब्रांच आगे जाने के बाद में वो पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये 2 आर्टरी एक में किनेबरस हो गई। अब ऐसा सोचो कि यहाँ पे समझो ये आर्टरी में कुछ कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, फैट्स है, या ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज भी अटक गया, तो ये आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक होने के बाद यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो यहाँ की जो भी सेल रहती वो सेल डैमेज हो जाएगी, इसकी रैपिड पैथोलॉजिकल डेथ हो जाएगी, और रैपिड पैथोलॉजिकल डेथ जो होते हैं उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। इसलिए आर्टरी कभी भी दौड़ते समय नेबरिंग आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करके रखती है, मतलब मैं अगर कहीं पे ब्लॉक हो गई तो मेरे पार्ट को ब्लड सप्लाई कंटिन्यू रहे।
लेकिन एंड आर्टरी का मतलब जो आर्टरी उसके नेबरर आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस नहीं करती उनको ही एंड आर्टरी बोलते हैं। एंड आर्टरी में सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है, ये एक गुड एग्जाम्पल है एंड आर्टरी का। ऐसे बहुत सारे एंड आर्टरी है, दैट इज आर्टरी ऑफ द स्प्लीन, ये भी एंड आर्टरी है। आर्टरीज ऑफ द लंग्स, ये भी एंड आर्टरी है। आर्टरीज ऑफ द किडनीज, ये भी एंड आर्टरी का एग्जाम्पल है। बाद में मेसेंट्रिक आर्टरी की रेक्टाई ब्रांचेस रहती, वो भी एक एंड आर्टरी होती है। और इम्पॉर्टेंट बात, हाँ, मिडल सेरेब्रल आर्टरी की भी कुछ ब्रांचेस होती है जो ब्रेन को एंड आर्टरी करती है। ये आर्टरी भगवान ने बनाते समय आजू बाजू के आर्टरियों में उसका कनेक्शन नहीं रखा, इसलिए एंड आर्टरी जो पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो पार्ट थोड़ा रिस्की लाइफ जीता है, क्योंकि वो आर्टरी में कोई भी प्रॉब्लम आया तो आजू बाजू की कोई आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई नहीं करती। इसलिए डायबिटिक वाले लोगों को डॉक्टर लोग हमेशा बोलते कि किडनी और आँखी इनके तरफ ज़्यादा गौर देते जाओ। हर 6 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आँखी एक बार चेक करते जाओ, क्योंकि अगर ग्लूकोज की कभी भी बढ़ गया, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, ब्लड में शक्कर की लेवल बढ़ गई, तो तुम्हारी सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना अगर ब्लॉक हो गई तो उसको आजू बाजू में एनास्टोमोसिस नहीं है। इसलिए डायबिटिक वाले लोगों को आँखी को बहुत संभालना पड़ता और किडनी को भी संभालना पड़ता। इसलिए सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ एंड आर्टरी। ये एक बात है। नर्व सप्लाई में एक ऑफ्थेल्मिक नर्व नाम की नर्व है। देखो बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है। मैंने आपको आँखी के रिलेशन में अभी तक के बहुत सारी नर्व बताई। जैसा मैंने कंटेंट ऑफ ऑर्बिट में आपको LR6 SO4 रिमेनिंग बाय थर्ड ऐसा एक लेबलिंग याद करके लिया था। मतलब लैटरल रेक्टस मसल को 6 नर्व सप्लाई करती। ये अगर तुम्हारा आईबॉल है, आईबॉल, ये आईबॉल के आजू बाजू में उसको पकड़ के उसकी मूवमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है। मतलब आईबॉल अलग चीज है और उसको हिलाने वाली मसल अलग चीज है। ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का नर्व सप्लाई जो है वो है LR6 SO4 रिमेनिंग बाय थर्ड। वो तीसरी नर्व, छठवीं नर्व और चौथी नर्व में कोई प्रॉब्लम आया तो तुम्हारे आँखी में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे आँखी के मोमेंट में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मोमेंट करने के लिए जो मसल लगती है उनका वो नर्व सप्लाई है। ये एक पहली बात अलग ध्यान में रखना ब्रेन में। दूसरी बात हम आपको बताते, ऑप्टिक नर्व भी मैंने आपको बताया। ये देखो आईबॉल ने जो देखा वो ऑप्टिक नर्व लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व आँखी का नर्व सप्लाई नहीं है। ऑप्टिक नर्व आँखी ने जो देखा वो ब्रेन को बताने वाली नर्व है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, आपकी विजन जाएगी। यानी दूसरी चीज आपको ब्रेन में अलग ध्यान में रखना है। लेकिन तुम्हारे आईबॉल में जो भी पार्ट आए हैं, स्क्लेरा आया, कॉर्निया आया, कोरॉइड आया, सिलियरी बॉडी आई, आइरिस आई, रेटिना आया, इनको अगर कुछ लग गया तो जब तुम्हारी आँखी में दर्द होएगा वो आँखी का खुद का नर्व सप्लाई रहेगा और वो नर्व है ऑफ्थेल्मिक नर्व। 3 चीजें समझी आपको। ये सब नर्व आँखी के रिलेशन में बताई मैंने। LR6 SO4 रिमेनिंग बाय थर्ड आँखी का नर्व सप्लाई नहीं है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का नर्व सप्लाई है। ऑप्टिक नर्व आँखी का नर्व सप्लाई नहीं है, आँखी ने देखी हुई जो इमेज है वो परसीव करके ब्रेन में परसेप्शन करने की नर्व है। आँखी का नर्व सप्लाई जो है वो है ऑफ्थेल्मिक नर्व। जो 5वीं क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी ब्रांच है। ट्राइजेमिनल के 3 ब्रांचेस रहते हैं, एक ऑफ्थेल्मिक, एक मैक्सिलरी एंड एक मैंडिबुलर। ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। मैक्सिला मतलब अपर जॉ, ऊपर के दांत में ठनक है, ऊपर के दांत में पेन हो रहा है तो मैक्सिलरी नर्व का टॉपिक है, और नीचे की मैंडिबुलर नर्व। तो ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ये 3 नर्व होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के। उसमें की ऑफ्थेल्मिक नर्व आपकी आँखी का नर्व सप्लाई होता है। यस और नो? इसका मतलब ब्लड सप्लाई हुआ, वेनर ड्रेनेज वही है, नर्व सप्लाई हुआ। नर्व सप्लाई में आपको ऑफ्थेल्मिक नर्व, ये चीज ध्यान में रखना है, दैट इज ऑफ्थेल्मिक नर्व।
इज द ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ये एक ऐसी नर्व है जो मैक्सिला को भी सप्लाई करती और मैंडिबल को भी सप्लाई करती, और मैक्सिला और मैंडिबल में पूरे 32 दांत आते हैं आपके। मतलब डेंटिस्ट लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट नर्व ट्राइजेमिनल नर्व है, इसलिए ट्राइजेमिनल नर्व को नर्व ऑफ डेंटिस्ट भी बोलते हैं। दैट इज ऑफ्थेल्मिक, आपके आंखें के लिए है। और अप्लाइड एनाटॉमी में मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ लोगों में ओपेसिटी डेवलप होती जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं, बाद में हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब नजीक का नहीं दिखना, मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिखना। ये दोनों भी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको पता है, यस और नो? यस। और ब्लाइंडनेस जब होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज ब्लाइंडनेस मतलब ये जो मैंने कल आपको यहाँ से एक्वियस ह्यूमर सीक्रेट होते हुए बताया था, एक्वियस ह्यूमर पोस्टेरियर चेंबर में से एंटीरियर चेंबर में आता है थ्रू प्यूपिल, और एंटीरियर चेंबर के एक्यूट एंगल बनता है, इसको मैंने कौन सा पार्ट बताया था बताओ? आइरिडियो कॉर्नियल जंक्शन। इसमें एक कैनल ऑफ स्क्लेम और साइनसस वेनोसस क्लेरा बताया था, जिसमें से आपका एक्वियस ह्यूमर बाहर जाता है और एंटीरियर सिलियरी वैन, प्यूपिलरी वैन्स रहती, उसमें जाके गंदे ब्लड में मिल जाता है, इम्प्योर ब्लड में मिल जाता। लेकिन तुम्हारे आँखी की कैनल ऑफ स्क्लेम अगर ब्लॉक हो गई तो वो एक्वियस ह्यूमर आँखी में जमा होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। आँखी के अंदर सिक्रिटरी एक्टिविटी ज़्यादा होने से भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, या सिक्रिटरी एक्टिविटी नॉर्मल है लेकिन कैनल ऑफ स्क्लेम में ब्लॉकेज है तो भी प्रॉब्लम आता है। ये कंडीशन को ग्लॉकोमा बोलते हैं। इसलिए ग्लॉकोमा एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आँखी का इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि पेशेंट को ब्लाइंडनेस आएगा। इसलिए मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कुछ कुछ बच्चे स्क्विंट लिखते, आईबॉल के अप्लाइड एनाटॉमी में स्क्विंट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ आईबॉल, स्क्विंट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का बैलेंस जाने की वजह से आपके आँखी की अलाइनमेंट लॉस हो जाती, बैलेंसिंग लॉस हो जाती, वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का प्रॉब्लम है। लैटरल स्क्विंट है, मीडियल स्क्विंट है, अनऑसिलेटरी मोमेंट भी होता है, उसको निस्टैग्मस बोलते हैं, वो भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का प्रॉब्लम है। आँखी का प्रॉब्लम एक तो ग्लॉकोमा है, एक तो मायोपिया है, एक तो हाइपरमेट्रोपिया है, और एनी रीजन से ब्लाइंडनेस है। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, रेटिना को सप्लाई करती है जो आपकी नज़र के साथ रिलेटेड है। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना में अगर प्रॉब्लम आया तो रेटिना नेक्रोस हो जाएगा, नेक्रोसिस होने की वजह से वो आँखें उनकी चले जाएगी। यहाँ पे आपका आई बॉल खत्म हो गया। ओके, कोई डाउट है? जल्दी पूछो।